सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वर्दा, ऑल वेल, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। थर्सडे 19th ऑफ मार्च, 19th ऑफ मई कोई स्पेशल डे होता है आज सुना है? बिल्कुल 19th ऑफ मई एक बहुत ही स्पेशल डे होता है। 19th ऑफ मई वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और फैमिली डॉक्टर आपकी फैमिली में एक होना आपके लिए एक ब्लेसिंग होती है। क्योंकि असल में हमें सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी इस डॉक्टर के प्रोफेशन को, क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक की सिचुएशन में फ्रंट लाइन ये हमारे हीरोज़ थे और जिस तरह से इन लोगों ने सबकी हेल्प की, दिन रात एक कर दिया और कंटिन्यू हॉस्पिटल में, और इतनी ख़तरनाक सिचुएशन का उन्होंने सामना किया और सबके लिए एक मिसाल पेश की। अगर हम सोचें थोड़ी देर के लिए, या मैं आप लोगों से कहूँ कि हम अपनी माँ से कितने दिन दूर रह सकते हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तलहा कितने दिन हम दूर रह सकते हैं? मेरे लिए तो मुश्किल है, एक दिन भी मुश्किल है। लेकिन आप सोचें जिनकी माएँ नर्सेस थी, जो डॉक्टर्स थी, वो 2-2, 3-3 महीने तक घर नहीं आई हैं तलहा। यकीनन नोबल प्रोफेशन और बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं इसमें, और जितना उनको हम खराज तहसीन पेश करें, सलाम करें कम है। क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर्स ने कोविड में जिस तरह परफॉर्म किया हमारे इदारों में, हमारे हॉस्पिटल्स में, उनको यकीनन हम सलाम पेश करते हैं और उनको हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल। और फैमिली डॉक्टर का खास एक, मैं कहूँगी, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होता है। वो ये होता है कि आप कभी भी किसी टेंशन में, कोई परेशानी में है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, रात बेरात, आप जस्ट एक फैमिली डॉक्टर को एक फ़ोन कॉल करके मेडिकेशन ले सकते हैं। जैसे आज सुबह मेरे साथ, और मेरी बेटी की तबीयत अचानक से ख़राब हुई, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल की, मैसेज किया, तो उस बेचारी ने फ़ौरन मैसेज कर दिया, घर में ये मेडिसिन रखी है तो ये फ़ौरन दे दो, इंस्टेंट रिलीफ आपको फौरी तौर पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज डॉक्टर्स, ऑल हमारे सारे हीरोज़ जिन्होंने पेंडेमिक में इतना काम किया और हमेशा हमसे कनेक्टेड रहते हैं। और फैमिली डॉक्टर स्पेशली जब उनके पास जाया जाए तो वो एक को चेकअप के लिए जाया तो बाकी सब कहते हैं लाइन से खड़े हो, सबको चेकअप करेंगे, ये कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खैर, ये तो थी आज के दिन की स्टोरी। लेकिन तलहा, सियासत में भी बड़ी कुछ हलचल मची हुई है। ओह यस, बहुत हलचल मची हुई है। बिलावल साहब की पहली मीटिंग हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, साथ साथ आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस ले लिया है, साथ साथ आपकी फाइनेंशियल टीम ने पैसे बढ़ा दिए हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ा दी है, महंगाई का बम भी फटने वाला है। साथ साथ आज 1 बजे अदालत लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर यह खुद नोटिस सुना जाएगा। और यकीनन और भी बहुत सारे इशूज हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज, साथ साथ कौन कौन सी उन्होंने मीटिंग्स की, कौन कौन से इशूज उन्होंने डिस्कस किए, इसको तफसीलन आज शो में डिस्कस भी करेंगे। कुछ वायरल वीडियोज भी हैं, कुछ खास मेहमान भी है। लेकिन पहले बड़ी खबर, तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज पहली समाअत करेगा। शहर शहर तहरीक इंसाफ के सियासी जलसे, गुजरावाला में कप्तान के हरीफों पर वार, कहा हिसाब भी लेंगे और जेल में भी डालेंगे। मजीद कहा जरदारी तुम वाकई नून लीग पर भारी हो। जवानों में बढ़ते आंखों के मसाइल पर कराची के नौजवान का कारनामा, डिवाइस इन विजन बना डाली। अब नाबीना अफराद भी डिवाइस की मदद से सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे। और नन्हे हाथी की अपने मालिक के साथ मस्तियां, ये मेरा बिस्तर है के नाम से मशहूर वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम है। तलहा, अभी जिस तरह से आपने कहा कि इतने सारे सबके रेट्स बढ़ गए हैं, जब साबका हुकूमत थी तो यही, जब हुकूमत हमारी पीडीएम जब अपोजिशन में थी तो आए दिन ये लोग इनका आपसे कह सकते हैं कि शोर मचा होता था कि आवाम से रोटी छीन ली है आपने, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, इतना सब कुछ कर दिया है, महंगाई मुकाओ, रैली निकालो। अब मेरा सवाल है कि अगली महंगाई मुकाओ रैली आप लोग कब निकाल रहे हैं? मेरा सवाल है पूरी पीडीएम से कि जो लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, ताकि हम भी आपका पार्ट बनना चाहेंगे कि हम भी चाहेंगे महंगाई मुकाओ रैली का हिस्सा बने। क्योंकि आते ही आप लोगों की हुकूमत को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ है और आपने डबल कर दिए हैं टैक्सेस, यानी कि अगर आप टेलीफोन, मोबाइल फोन्स पे और गाड़ियों पे 100% आपने बढ़ा दिया है। पीडीएम तो पावर में आ गई है ना वर्दा। देखिए हमारे मुल्क में बड़ा एक सैड डिलेमा है, एक अलमिया है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में होती है
तो उसका यही नैरेटिव होगा, हाँ भाई महंगाई, ये कीमतें बढ़ गई, वो कीमतें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, सेम ही बातें करते हैं। और जैसे वो पावर में आते हैं तब भी सारे सेम ही बातें करते हैं। तो कल मैंने कहा था ना, सियासत में अदाकारी और अदाकारी में सियासत लोगों को महंगी पड़ रही है। तो हमारे सियासतदान भी बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं और अदाकारी बड़ी अच्छी सियासत करते हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है पाकिस्तान को, वो है इंपोर्ट का जो इशू है। पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, आज खुद नोटिस भी साथ साथ लिया गया है और हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी हैं, राइट। लेकिन पहले हम डिस्कस, अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे जो आज खुद नोटिस केस की समाअत आज हो रही है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया है। यकीनन सिचुएशन सीरियस है, क्योंकि पीटीआई कंटिन्यूसली इल्जाम लगा रही थी, शेख रशीद साहब कंटिन्यूसली ये कह रहे थे कि FIA हो, नैब हो, तमाम तर इदारों में इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं पीटीआई के खिलाफ, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस पैक किए जा रहे हैं। आपकी नजर में सर ये जो असखुद नोटिस लिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा एक्शन है ये? बहुत शुक्रिया जी। आप पहले तो बात आप समझ जाएं कि जिस तरह ये गवर्नमेंट आई, हम सबको पता है, हम उस बातों में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इनके 3-4 एक्शन ऐसे हैं जो सजेस्ट कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट क्रिमिनल्स के हाथ आ चुकी है। उसका सबूत यूं ले लें आप कि आते ही सबसे पहला काम क्या किया है इन्होंने, ECL में से सब लोगों को, जितने करप्शन में, जितने मुल्क को एक स्ट्रोक ऑफ पेन से निकाल दिया गया। वरना आपको पता है कि ना मरियम जा सकी यहाँ से बाहर, और ना कई और लोग हैं जिनके नाम ECL के अंदर वो मुल्क से बाहर चले गए। इन्होंने आते ही पहला ये काम कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ को आते ही डिप्लोमेट पासपोर्ट, भाई वो भाई वो एब्सकॉन्डर है, वो अलहदाबाद है, आप शोर डाला तो तब रुके। तीसरा काम ये किया उन्होंने, ट्रांसफर और पोस्टिंग करके, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इनका एजेंडा ये है कि या तो ही सारे महकमों को जीरो कर देंगे। अभी तो नैब को खत्म होने की साजिश की जा रही है। आप देखेंगे, आज आपको समझ आ जाए कि जब ये प्रोसीडिंग शुरू होंगी करने की साजिश क्या है। फिर इसके अलावा आपने ये FIA के ये केस देखे ना कि जो पुराने प्रोसिक्यूटर थे उनको क्यों हटाया, क्या वजह थी? यानी मैं मरियम नवाज के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर था, मुझे तो बुलाया ही नहीं उन्होंने। मुझे इनडायरेक्ट तरीके से कहते रहे कि आप ना करते हुए, मैं क्यों ना करूँ सारे मामले के हवाले से, वाई शुड आई, मैं क्यों पीछे हटूँ सारे मामले के? आप आए, आकर फेस करें मामले को, ट्रायल को कानून के मुताबिक। नहीं, यहाँ क्या हुआ, FIA के साथ प्रोसिक्यूटर तब्दील हो गया, और फिर क्या आ गया कि जनाब ये तो केस ही नहीं बनता, और नैब के और FIA के अंदर ये चलता था कि आप ये केस वापस ले लें। अब ये सारी आम देख रहे हैं, इट्स डे लाइट रॉबरी, हर कोई यहाँ देख रहा है। यानी मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो बताएं, हर कोई नहीं देख रहा, एवरी बॉडी नेकेड आई से देख रहा है, जाने तो जाने, कुल ना जाने, बात तो सारा जाने। अजहर साहब, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर हम अदालत में जाएंगे तो कहेंगे कि गलत बंदा लगाया हुआ था, हमारा इतना तो इस्तेहकाक है कि बंदा आके सही लगाएं, तो फिर अदालत क्या कहेगी आपकी नजर में? मैं फिर अर्ज करता चलूं, मैं पहले दिन से क्या हूँ कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारे का मकसद क्या है। हुदैबिया केस की मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है, किस तरह हुदैबिया के ऊपर, हुदैबिया के केस में मिट्टी डालेगी। आप भूल जाएं क्या वो दिन? यानी इस हद तक था कि वो केस जब लगने के बाद जब डाइसेंट व्यू होगा, 1 साल तक बेंच नहीं बना। जब बेंच बना, रिकॉर्ड में मैं साबित कर दूंगा कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नसीर भुट्टा साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग के सदर थे, उन्होंने कोर्ट में आकर स्टेटमेंट दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टिगेशन ना भी हो तो बात हो नहीं सकती। मैं रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखिएगा। और आपको याद होगा कि पनामा के केस जब आए थे, जब वो लेना था, तो कमरुज़्ज़मान साहब आए थे, चेयरमैन नैब, और अपना जनाजा लेके आए हैं हमारे सामने। ये तो सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है। ये तो असूली तौर पर देखा जाए, मैं ये बात कहूँगा, छोड़ें किसी गवर्नमेंट को और अपोजिशन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे बनाए जो अलग देखिए, उनको कोई ताल्लुक नहीं। जैसे नैब एक आज़ाद इदारा है, अभी तो चला आ रहा है, आगे पता नहीं क्या होता है। फिर FIA वगैरह, पुलिस वगैरह, इन सबको निकाल लें सरकार, सियासतदानों के अंदर से। जैसे सियासत से निकालेंगे, फिर आप मेरिट देखेंगे। पुलिस की कन्विक्शन रेट 8% है आज तक। पिछले 50 सालों से लोग हुकूमत कर रहे हैं, क्या कर रही है? FIA का 8 से 10% है, सिर्फ नैब एक इदारा बचा है, और नैब को खत्म करने। अजहर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विकली आपसे ब्रीफली आंसर चाहूंगा, क्या वजह है कि असखुद नोटिस ज्यादातर सियासी मामलात पर होता है, अवामी मामलात पर नहीं? महंगाई पर नहीं होगा, बेरोजगारी पर नहीं होगा, भूख अफलास पर नहीं होगा, सियासी मसाइल पर जरूर हो जाएगा। देखिए, मैं इस पर हूँ, ये कसूर है, अवामी मसाइल पे होता रहा जैसे साकिब साहब के दौर में। हम सब ने शोर डाल दिया, और मैं उसको कहता था कि मैं क्या खुदा रहा ये काम मत खराब कीजिएगा। और आज मैं डिमांड करता हूँ कि बाकी मामला तो मैं खुद नोटिस है, लेकिन ये सियासी मामला नहीं है। ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अगर वाकई कानून साजी ठीक कर रहे हैं तो क्या अदालत ने रोकना तो नहीं है, लेकिन उस कानून साजी के अंदर
वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी परेशान कुन है। वो आने वाले दिन जैसे आप कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अंदर बैठ के बंद कमरों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जाना चाहती है। क्रिमिनल हुकूमत करते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बोला मिट्टी डाली बिया केस के ऊपर। यकीनन मॉडल टाउन केस भी लोग भूल गए, इसी तरीके काम हो रहे हैं और यकीनन सियासत की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि अदालतें इस सिस्टम को बेहतर करेंगी। वर्दा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया तलहा कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हुकूमत के ऊपर ही इसको नोटिस लिया जाता है, आवाम के लिए क्यों नहीं लिया जाता। और उन्होंने खैर जवाब भी दे दिया, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं हम सवाल उठा सकते हैं, इस चीज़ पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता कि एकदम से आप एकदम इतनी महंगाई कर देते हैं, एकदम से बगैर किसी चीज़ के देखे हुए, किसी नोटिस के बगैर आप जितना दिल चाहे आप पैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन इस पर कोई नोटिस लेने वाला नहीं होता, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। खैर हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट भी मौजूद हैं आलमगीर फिक्सिट से, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए, गुज़िश्ता दिनों मुनहरफ अरकान के खिलाफ अदालती फैसला आ चुका है जिस पर पार्टी ने उन अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी है, तो इस बारे में सबसे पहले बताइए कि आप क्या कहेंगे। देखिए बड़ा खुशाइद है जो हमारी डिमांड थी पहले दिन से कि इन लोगों को जो ज़मीर फरोख्त करते पैसों के एवज और ये आइन की खिलाफ वर्जी करते, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अगर ये पहले ये फैसले आ जाते तो ये नौबत ना आती जो आज मुल्क में एक अफरा तफरी की सूरत हाल है, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सूबे हो। और बस मैं यही कहूँगा कि बहुत खुशाइन है, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये वक्त पे हो जाता तो इतना आईनी बुहरान ना होता मुल्क में और ना इस नैज पे ये मुल्क पहुंचता। आलमगीर साहब, जिस मुल्क में 22 लाख केसेस पेंडिंग हो वहाँ जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की मिसाल बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10 साल तो लग जाते हैं इंसाफ लेने में, हमेशा ही डिले होता है, कभी टाइम पे इंसाफ यहाँ पे कुछ खुश नसीब है जिनको मिला। खैर ये बताइए कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है डॉलर 10 रुपए गिर चुका है, 195 पे डॉलर इस वक्त खड़ा हुआ है, इंटर बैंक में ओपन मार्केट में तो 205 का मिल रहा है। साथ साथ महंगाई की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब की जो डेलीगेशन है, फाइनेंशियल डेलीगेशन, उसने IMF से मीटिंग के लिए रवाना होना था दोहा। रवाना होने से पहले उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम रेगुलेटरी ड्यूटी डबल करके अपना इंपोर्ट बिल $1 बिलियन से कम करेंगे। और उसके अंदर भाईजान गाड़ियों के पार्ट्स, टायर, मोबाइल फोन, आपका अल्लाह भला करे सर, स्टील प्रोडक्ट्स, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, ये सब 100% इनके ऊपर तकरीबन रेगुलेटरी ड्यूटियां बढ़ा दी गई हैं। एक ऐसे वक्त में जब बातें हो रही हैं डिफॉल्ट की कि या मुल्क डिफॉल्ट करेगा या IMF से लोन लेगा या फिर केयर टेकर सेटअप को हवाले करके बोलेगा इलेक्शन कराओ, इस तरह के इकदाम जब अवाम पहले ही पिसी हुई है महंगाई की चक्की में, मुर्गी कहां खड़ी है, सब्जियां कहां खड़ी हैं, फलों की कीमतें कहां खड़ी हैं, हर कोई परेशान है, ऐसे में यह कदम उठाना तो अवाम का खून पीने के बराबर है। देखिए एक चीज तो ये अवाम को नजर आ रही है कि ये एक तो बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े एहतजाज थे, 3.5 साल इन्होंने हमें बड़े जो है किस्से कहानियां पढ़ाई और अब ये खुद आ गए उस इम्तिहान में। लिहाजा लोग देख रहे हैं कि करप्ट तो ये थे और नाअहली का भी सबूत दे रहे हैं। 1 महीने में मुझे बताएं इन्होंने कितने यू टर्न लिए। पहली तकरीर जो इन्होंने की, पहली तकरीर में कहते कि हफ्ते में जो है वो 1 छुट्टी होगी सिर्फ, उससे यू टर्न लिया। फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का कहा, उससे यू टर्न लिया। तो ये सब चीजें कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आते और फिर अभी IMF से जो बातचीत चल रही है उस पे इनका सारा जो है वो इंतजार है कि आगे इन्होंने क्या करना है। ये तो IMF से जो अभी किस्त आनी है वो भी इस अनसर्टेनिटी और इस, क्योंकि आगे IMF को भी नजर आ रहा है कि ये हुकूमत ज्यादा टाइम चल नहीं और दूसरा इस मुल्क में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है और किसी भी अबूरी सेटअप को IMF मदद नहीं करता। तो ऐसे में आया IMF की मदद आती है या नहीं आती। और ये लोग भी आज इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो हमारी डिमांड थी उस पर ये लोग भी आ गए। तो और फिर जो तेल की सूरत हाल है, जो समरी आई है कि वो 46 रुपए या समथिंग इतना बढ़ा दिया जाए, तो ये इनकी मजबूरी होगी बढ़ाना।
और आवाम पे एक और बम गिरेगा इस सूरत में और महंगाई मजीद बढ़ेगी। और अभी हाल ही में नजर ये आया, खबरें ये आ रही है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो माशी जो फिगर्स जारी होती है उसमें ये कोई रद्दोबदल करें और फेक जीडीपी ग्रोथ दिखाएं नंबर माहिरीन के जरिए, तो ये कोशिशें भी की जा रही है। सही। आलमगीर साहब, इलेक्शन की बात हम कर रहे थे और अभी हम सबको ऐसा ही लग रहा है कि या तो इंटरिम सेटअप आएगा या फिर फौरी इलेक्शन के लिए सब मुतालबा कर रहे हैं। पीटीआई मुतालबा कर रही है, इनफैक्ट नून लीग के अपने ही कुछ लोग, आधी टीम हो गई है जो कह रही है कि फौरी इलेक्शन हो जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन हुकूमत ने कह दिया है कि अगस्त 2023 तक जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। तो आप, और दूसरी तरफ 20 तारीख को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ है खान साहब की तरफ से, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इलेक्शन जल्दी हो पाएंगे? क्या आप मना पाएंगे हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत ने साफ मना कर दिया है? देखिए, एक चीज तो आज हुकूमत बड़े वीक एज पे खड़ी है। पंजाब उनसे चले गया और इंशाल्लाह हम पूरी कुव्वत के साथ इस्लामाबाद आएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये हमारी डिमांड को माने, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जो लोग इनकी हिमायत में निकल रहे हैं, पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ और ये एक इनकलाब की शक्ल होगी। ये कोई ना कोई धरना होगा, ना कोई जलसा होगा, माएँ बहनें बूढ़े सब निकलेंगे। तो जिस तरह अमेरिका के आगे घुटने टेके इन्होंने, जिस तरह अमेरिका की गुलामी की इन्होंने, अपने बुज़दिल होने का सबूत दिया, तो इंशाल्लाह उस दिन भी जब अवाम निकलेगी तो ये बुज़दिल घुटने टेकेंगे। ये बताइए, बिलावल साहब अमेरिका में बड़ी अहम मुलाकात उन्होंने की है अक़वाम मुत्तहिदा में, मीटिंग थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी सर, ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन की, इस हवाले से जो फोकस किया गया बिलावल साहब ने वो किया, बायलैटरल ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी, साथ साथ पॉवर्टी एलिमिनेशन और हंगर के ऊपर, भूख और अफलास के खात्मे की बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की, और उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे भी मीटिंग हुई है। लेकिन जो वीडियोज़ और जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं उसके ऊपर कुछ बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं आलमगीर साहब के। जो बॉडी लैंग्वेज है बिलावल साहब की वो कुछ सही नहीं लग रही, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नर्वसनेस शो। देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो अंडर ट्रेनिंग है और ट्रेन हो रहा है। अब जब आप ऊपर से मुसल्लत करेंगे, एक पर्ची के ऊपर उसको चेयरमैन बना देंगे, तो अब चेयरमैन बनने की तो ट्रेनिंग नहीं मिली उसको, चेयरमैन बनने तक के तो कोई उसने कुछ सीखा नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं की, कुछ हासिल करके वहां पहुंचा नहीं। तो आज जब वो मिनिस्टर बन गया है, मिनिस्टर बनने के लिए भी कोई खास उसने स्ट्रगल नहीं की, कोई एक प्रोसेस से नहीं आया। अब वो मिनिस्टर बन गया है तो उसको कुछ तो टाइम दे सीखने का, ट्रेनिंग में सीख लेगा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब आपका, थैंक यू सो मच, अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन तलहा, ये बहुत बिल्कुल सही बात है कि बोलना जितना आसान है, जब करना उतना ही मुश्किल है। जब खुद पे गुजरती है तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। यही बिलावल भुट्टो साहब जब यहाँ पे स्पीचेस करते थे, जलसे करते थे, तो जिस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से ये बात करते थे कि सिलेक्टेड हुकूमत, ये सब चीज़ें, तो अब क्या सामने आ रहा है ये बात हम सब भी जान चुके हैं और आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा भी होगा कि किस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, नर्वसनेस शो कर रहे थे, किस तरह से परेशान और नर्वसनेस का शिकार थे, ये साफ दिख रहा था। कहते हैं put your money where your mouth is, words are all you have to take my heart away। तो यहाँ पे सियासतदानों के पास सिर्फ अल्फाज की गोलाबारी होती है आवाम का दिल जीतने के लिए। क्योंकि आप देखें इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, ड्यूटियाँ इंपोर्ट बढ़ रही हैं, IMF की तरफ हम जा रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमें जल्दी से केस दे दो। दूसरी तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो एक्शन ले रहा है कि आप इदारों के अंदर मुदाखलत ना करें, इस तरह आप लोगों को हटाएं और दूसरे अपने मनपसंद ऑफिसर्स ना लेकर आएं, जिसके ऊपर आज 1 बजे हेयरिंग हो रही है। साथ साथ 31 ऐसे अफसरान हैं हाई ग्रेड्स के, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिनको प्रमोशन दे दी गई है, आज उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले हमें याद रहना चाहिए कि नवाज शरीफ का जब आखिरी दिन था तो उन्होंने फौरन से पैसे बांटे थे, ब्यूरोक्रेसी में प्रमोशंस की थी। तो ये लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वर्दा अपना एक सेटअप ले आएं, अपने लोग बिठा लें ताकि गेम हमारी सेफ हो जाए। बताइए। मेरा एक सवाल है यहाँ पे तलहा, कि जैसे आपने कहा कि ये लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, सैलरीज बढ़ा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं,
जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम IMF के पास जा रहे हैं, हमारे पास, हम कभी भी इस नहज पे खड़े हुए हैं, कभी मुल्क खुदा ना खासा डिफॉल्ट हो सकता है, हमारे पास डॉलर्स की कमी है, तो फिर ये प्रमोशन किस बात की है? मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हुकूमतें कैसे काम करती हैं, वो पहले ये नहीं देखती हैं कि हमारे पास पैसे कितने हैं और फिर हम उतने ही पैर फैलाएं अपनी चादर के मुताबिक। नो, हुकूमत जब बजट बनाती है वर्दा तो पहले देखती है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, अखराजात कितने हैं और हम फिर कहां से पैसे निकाल के लाएंगे उनको पूरा करने के लिए। चादर के टुकड़े टुकड़े लगा के चादर को बड़ी करेंगे ताकि हमारा काम चल जाए। IMF से जाके उधार मांगेंगे, हाथ फैलाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो IMF की दोहा में मीटिंग हो रही है उसका रिजल्ट 25 इस महीने की तारीख में तक आ जाएगा और उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि पेट्रोल 200-250 पे जा रहा है, बिजली तो आ नहीं रही है, जनरेटर महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, यानी देयर इज नो वे ऑफ सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे कि सब निकलेंगे बंद गली के ऊपर कि अब क्या करना है और फिर हम बोलेंगे वो श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, हमने क्यों नहीं सबक सीखा। बिल्कुल, और इस हुकूमतें तो आते ही बिजली भी छीन लिया, पानी भी छीन ली, सब कुछ छीन लिया, बाकी बचा क्या है? खैर बहरहाल ये रोना तो चलता ही रहे क्योंकि इस हुकूमत ने आके वाकई अवाम को मजीद सुरा दी। और तला आपने कहा था कि खून चूस रहे हैं, तो कह रही खून चूस नहीं रहे, ये लोग निचोड़ रहे हैं अवाम को कि एक कतरा भी खून ना बचे। खैर बहरहाल आगे करते हैं, बात करते हैं, कुछ बताएंगे आपको कि अमूमन पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर मर्द हजरात ही काम करते दिखाई देते हैं हमें, लेकिन यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि खवातीन किसी भी पेशे में आप पीछे नहीं रही हैं मर्दों से, तो हालिया दिनों में पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार एजाज असलम की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें वो पेट्रोल पंप पर काम करने वाली खातून से बहुत इंप्रेस दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई है जिस पर वो खातून की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और अदाकार की जानिब से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें खातून पेट्रोल पंप पर काम करती नजर आ रही हैं और आप वीडियो देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से ये खातून पेट्रोल पंप पे इतने सारे मर्दों के बीच में खड़े होकर काम कर रही हैं। उनका कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि इस तरह से घर की खवातीन जो हैं जब वो घर से बाहर निकल के ज़रूरत के तहत अपना काम करती हैं, इंडिपेंडेंट बनती हैं, तो हमें भी इन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। तलहा यकीनन एजाज असलम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया, इनको प्रमोट किया, इस खातून को पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान में दिया। होना चाहिए कि दुनिया भर में जब भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग जो शायद 3, 4, 5 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, जब अमेरिका में चल रहे होते हैं तो पेट्रोल पंप पर कोई तेल डालने वाला होता नहीं है, वो खुद उतरते हैं, अपनी गाड़ी का ढक्कन खोलते हैं, मशीन में नंबर डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, फिर अंदर जाके पेमेंट करते हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड बेहतर होता जा रहा है, खवातीन को बराबर के हुकूक मिल रहे हैं। पहले हम कराची में वर्दा देखते थे, जब आ रहे होते थे सुबह सुबह तो सारे जो सफाई करने वाले रोड पे होते थे वो मर्द ही होते थे, लेकिन अब उन्होंने भी खवातीन को हायर कर लिया और वो भी बच्चों के साथ लगी हुई होती है, इवन दो अंडर एज बच्चे भी कुछ काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट फूड डिलीवरी सर्विसेज ने भी फीमेल्स को हायर कर लिया है, वो ड्राइव कर रही है, कैब सर्विस चला रही है, तो हमें इस पे बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई छोटी बात नहीं, अगर खवातीन इस शो में काम करिए, अमेरिका में कर सकते हो तो पाकिस्तान में भी कर सकते हो, सब जगह काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की जाने, वापस आएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। काफ़ी हमने सियासत की बात कर ली, सियासत में उतार चढ़ाव इतने आ रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं कि क्या होने वाला है। अब तो खुद भी कह रहे हैं कि जितनी महंगाई हो गई है अब तो इलेक्शन हो ही जाने चाहिए, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी वो इस हुकूमत से काफ़ी बेहतर थी। एटलीस्ट 2 से 3 साल कोविड के दौरान भी हमने इतना मुश्किल और टफ टाइम गुजारा, इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस हुकूमत ने आके 1 महीने के अंदर महंगाई कर दी। सितारे भी बहुत गर्दिश में नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के सियासी हुक्मरानों के। बिलावल साहब भी कल जब दौरे पे गए थे तो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी हमें दिखाई दी, जिस तरह की उन्होंने बातें की, यूएन में जो कुछ भी हुआ सब हमारे सामने है। तो हुक्मरानों के सितारे भी हमें दिख रहा है कि बहुत गर्दिश में है। तो सितारे क्या कहते हैं, मजीद आगे क्या होने वाला है, सितारों के अहवाल से इस बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट कनान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम कनान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप सबने पहले भी ये बात कही थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी फ़िलहाल, तो कहीं आपको लग रहा है कि ये इसमें कुछ ठहराव आएगा या कहीं जाके महंगाई कुछ रुकेगी या ये मज़ीद बढ़ती ही चली जाएगी? देखिए, जब पहले मैंने पेशगोई की थी तब भी और अब भी मैं पाकिस्तान का जब चार्ट बनाता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की बर्थडे तक तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की बर्थडे आएगी डेफिनेटली, आपको पता है 14 अगस्त को, जो 14 अगस्त 2022 के बाद पाकिस्तान का थोड़ा सा बेहतर टाइम शुरू होगा, तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आवाम के लिए। लेकिन तब तक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और स्पेशली जो मैंने कहा था कि मार्च 2022 से अगस्त के दरमियान बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकती है।
तो वो वाला टाइम पीरियड अभी भी कंटिन्यूटी में है। तो अगस्त तक मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं होगा लेकिन बेहतरी आएगी ज़रूर। लेकिन किरण साहब, महंगाई एक दफ़ा हो जाए तो कभी भी कम तो होती नहीं है, हमेशा मज़ीद बढ़ती ही रहती है। कभी ऐसा नहीं हो कि अगर रोटी पहले 5 रुपए की भी मिलती थी, ये भी हमें वो वाला वक्त भी याद है, अब जब 10 रुपए की या 12 रुपए की हुई है तो वो कभी कम नहीं हुई है, मज़ीद बढ़ी ही है आगे। तो ये वाला हाल तो खैर बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ तो इसमें ये होगा कि जब पाकिस्तान का लकी टाइम शुरू होगा तो महंगाई अगर फॉर एग्जांपल कम नहीं भी होती तो जो इनकम के ज़राए हैं वो बढ़ जाएंगे, बेसिक इनकम लोगों की बढ़ जाएगी, तो जिसको हम महंगाई में कमी के साथ ही जोड़ते हैं। यानी ये लकी टाइम आप कह रहे हैं कि 14 अगस्त 2022 के बाद से शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ज़रा बिलावल भुट्टो के बारे में ज़रा बताएं। बिलावल जरदारी साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का जो है वो आगाज़ कर लिया है और पहले बड़े सफ़र पर कल अमेरिका की यात्रा के लिए वो गए थे, तो उनका सियासी सफ़र आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके सियासी सफ़र में मुझे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक यूनिक प्रेडिक्शन देना चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है और बिलावल साहब जो हैं वो यहाँ पे हुकूमत में भी हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि देखें, पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है 14 अगस्त को और बिलावल साहब की बर्थडे सितंबर में आ रही है, गालिबन 21 सितंबर है। तो जब ये वाली कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो शहबाज शरीफ साहब की बर्थडे जो है वो भी इसी टाइम पीरियड में आ रही है। तो इन तीनों बर्थडेज़ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए इत्तेहादी पार्टियों में से जो पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो पीपल्स पार्टी ही होगी जो इनको एक्सपोज करेगी, और वो बिलावल साहब ही होंगे जो फ्रंट पे आके शहबाज शरीफ साहब को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी सारा मवाद मीडिया में लेके आएंगे। यानी कि कल जैसे खान साहब ने अपने जलसे में कहा कि जरदारी तुम वाकई नून लीग पे भारी हो, तो इस तरह की सूरत हाल हमें आगे कुछ बनती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, मुझे इनके अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अगस्त तक कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी कि ये पार्टीज़ एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे और उसमें फ्रंट पे बिलावल साहब होंगे और पीपल्स पार्टी विन विन सिचुएशन में जाएगी उस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो तमाम तर जो प्रॉब्लम्स का क्या कहते हैं मलबा है वो शायद नून लीग पे डाल देंगे और बिलावल भुट्टो वहाँ पे मुझे विन विन सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सही। अच्छा, अब ये बताइए कि जो लॉन्ग मार्च होने जा रही है 20 मई को, उसके रिजल्ट्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं कि ये कामयाब होगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी खान साहब धरना कर चुके हैं, लेकिन इसको ये लोग इनकलाब कह रहे हैं कि अब इनकलाब होगा, धरना नहीं होगा, या लॉन्ग मार्च को इन्होंने कहा है कि इनकलाब होगा। तो आपको लग रहा है कि वाकई इनकलाब आएगा पाकिस्तान में? देखिए, जहाँ तक इनकलाब की बात है तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अब भी मैं मज़ीद दूसरी प्रेडिक्शन को आगे बढ़ाऊँगा कि मुझे अल्लाह ना करे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रही है आने वाले टाइम पीरियड में, और मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि काइंड ऑफ एमरजेंसी टाइप सिचुएशन अल्लाह ना करे हो सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली खान साहब के सितारे अरूज पे हैं, वो प्रॉब्लम्स तो ज़रूर क्रिएट करेंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे हुकूमत के लिए, और हुकूमत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है अवाम के लिए, क्योंकि महंगाई के हवाले से रिलीफ मिलता है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो अभी भी हो गई। अच्छा, बस आखिर में एक सवाल करना चाहूँगी कनान साहब, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है हमारे पास, कि क्रिप्टो की मार्केट का बड़ा बुरा हाल है इस वक्त, तो अभी आप क्या कहेंगे, मार्केट कब तक उठती है आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि ट्रेडर्स बड़े परेशान है क्रिप्टो में। देखिए, मैं आपको बड़ी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन दे देता हूँ। आज 19 मई 2022 है, न्यूयॉर्क का टाइम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक क्रिप्टो जो है इसमें मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए। तो यानी कि 19 मई 2022 के न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 से रात के 9:30 जो 9:30 PM है उसके मुताबिक जो बिटकॉइन की प्राइस है उसमें ज़रूर बढ़ोतरी होती मुझे नज़र आ रही है आज की डेट में। ये बड़ी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ। चलें, सही जी, बिटकॉइन की आपको बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कनान साहब, आपने हमें क्रिप्टो की ट्रेडिंग से भी आगाह किया, बिटकॉइन के बारे में बताया और सियासी सूरत हाल से भी हमें आगाह किया। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, जो हमारे मुल्क पर हो वही हो। और आगे देखते हैं कि फ़िलहाल तो मुल्क में इस तरह सिचुएशन भी चल रही है कि आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। अगर हम बात करें कि एक वक्त ऐसा भी था कि डायरिया और
लूज मोशन हो गए या फिर गैस्ट्रो की बीमारी हो गई, इस तरह की बीमारियां पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा एक वबा की तरह तेज़ी से फैल रही हैं। कुछ अर्से पहले भी हम न्यूज़ में देख रहे थे कि बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जिसकी अलामात हैं हाई फीवर हो रहा है, आपको एकदम से आपको पेट में दर्द का एहसास हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं और फीवर जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो इंस्टेंटली हम क्या कर सकते हैं घर में कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में आप इतने मोशंस करके डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं कि आप कोई फौरी इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। या फिर रात में आपने कुछ भी नहीं खाया, आप कहते हैं जी हम तो घर का खाना खा के सोए थे, लेकिन सुबह उठते हैं तो हाई ग्रेड फीवर से उठते हैं या फिर पेट में दर्द से उठते हैं। बच्चों में बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बड़ों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। हमें चाहिए कि हम भी सफाई का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। खाना बाहर, गर्मी इतनी शदीद है कि खाना थोड़ी देर के लिए बाहर ना खुला छोड़ें। आप खाना खाएं, फ़ौरन फ्रिज में रखें या फिर उसको डिस्कार्ड तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप उसको फ़ौरन ढक के फ्रिज में रख दें। ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर है जिसे हमें इख्तियार करना चाहिए। लेकिन इस मसले का हल क्या है, कैसे हम इससे हम महफूज रख सकते हैं, अपने आप को बचाव कर सकते हैं घर में रहते हुए जड़ी बूटियों के ज़रिए, किस तरह से हम इनका इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही फेमस है, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते भी हैं, इलाज ही बताते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। मेरे बहुत करीब हैं, आप भी इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। बोल का भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वर्दा तुम्हारे साथ तो मेरा एक एहतराम का रिश्ता है और जो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना भी, बैठ के बात करना। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रो जो था, जिस तरीके से आपने कहा कि ये फीवर हो रहा है और साथ में डायरिया हो रहा है, ये रमज़ान से मतलब ईद से कुछ दिन पहले से ये शुरू हुआ है और जो अभी फैलता जा रहा है, क्योंकि पेट में दर्द भी होता है, लूज मोशंस इतने होते हैं कि आप कुछ जैसे ही चबाने शुरू हो जाते हैं खाना, आपको लूज मोशन शुरू हो गए। बास को साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, यानी हैज़ा भी हो रहा है साथ में, और बुखार हो रहा है। और बुखार जो है वो इस तरह है कि कंटिन्यू 104 105 पे नहीं है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, लेकिन जहाँ हाई ग्रेड की तरफ रहा है मेजॉरिटी, जैसे अगर देखा जाए हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जिसके भी सुनने में आ रहा है कि बच्चों के तो ऊपर सोने पे सुहागा पेपर्स भी हो रहे हैं, तो ये भी बड़े मसले। तो कैसे फौरी आप इस पे का ट्रीटमेंट देना चाहें घर में रखी हुई चीज़ों से, या फिर कोई ऐसा सफूफा बना के रख लें घर में कि आप उसको फाँक लें, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, इस तरीके से आपने 4 पत्ते पुदीना के लेने और 1 सब्ज इलायची लेनी है, इससे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन गया। उसमें से बच्चों को जो है वो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को दें आप, और बड़े जो हैं वो यानी आधा कप पी लें, आधा कप उसके 2 घंटे के बाद पी लें। ये जो हैज़ा की शिद्दत है ये इससे काबू हो जाएगी। दूसरा जो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि ये तो आप घर पे करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप इसको आसान ना लें। आप अपने जो मौलिज है आपका, आप उससे ज़रूर मशवरा करें साथ में, ताकि इसको कवर किया जा सके। अच्छा, लेकिन वोमिटिंग की शिद्दत जब थोड़ी सी आपको फील होना स्टार्ट हो तो ही आप ये कहवा पी लें, तो शायद आप बच सकते हैं। ये हैज़ा की सूरत हाल के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये जिस तरीके से पेट फूल जाता है, पत्थर सा हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो वॉमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। पानी का टेक ज़्यादा रखें, लेकिन पानी साफ़ रखिएगा। दूसरी चीज़, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप घर में जो वालिदैन आपके बनाएं, बहन भाई बनाएं, वो आप खाएँ, क्योंकि बाहर से जो आप मंगवाते हैं वो तो पहले ही नाकस होती है, उसमें और जम्स होते हैं जो आपकी तबीयत को और ख़राब कर देते हैं। सही। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कुछ हमें जिन लोगों को लूज मोशन की शिकायत रहती है, पेट अक्सर ख़राब, और ये किसी भी एज में होता है, तो उसके लिए आप ना ये बेलगिरी लेंगे। आप बेलगिरी जी हाँ, इसका मुरब्बा भी मिल जाता है, ताकि स्क्रीन पे, ताकि हमारे व्यूअर्स को नजर आ जाए। जी, अगर इससे क्लोज करेंगे आपको नजर आएगा। बेलगिरी ये गोल सा फल होता है, ये पंसारी के पास सूखा हुआ भी मिलता है, और ये इसका मुरब्बा भी मिलेगा आपको। अच्छा। मुरब्बा शुगर का पेशेंट इस्तेमाल ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर दिन में 3 बार हर खाने के बाद। चाय का चम्मच या खाने का चम्मच? चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच। और ये अगर सूखा मिलता है तो इसको बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी रात को लें, फौरी लूज मोशन बंद हो जाते हैं इससे। अच्छा, लेकिन छोटे बच्चे जो 7-8 साल के बच्चे हैं, प्लीज उन्हें अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। अच्छा, ये बड़ों के लिए 7-8 साल के बच्चे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो बता भी नहीं सकते उन्हें क्या हो रहा है। हाँ, वो सही एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। और अगर आपको बुखार नहीं जा रहा, जैसे मौसमी बुखार है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, बहुत सारी बुखारों की किस्में निकल आई हैं। देखिए, मैं अपना लफ्ज़ इसलिए कहता होता हूँ कि अपने मौलिज का मशवरा जारी रखिए कि हम इस वक्त स्क्रीन पे हैं, आपको क्या कंडीशन है वो हमें इल्म नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ आपको कि जिनको शाम होती है बुखार हो जाता है,
पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, जिस्म टूट रहा होता है और बुखार सी कैफियत रहती है। बात कहते हैं मुझे हड्डियों का बुखार है। अच्छा, ये वो कैसे, एक मैंने बुखार का नाम सुन से कहते हैं कि चोर बुखार है, जो रात में आता है अब सुबह सही हो जाता है। बिल्कुल सुबह सही हो जाता है, और दूसरा थर्मामीटर में भी अक्सर नहीं आता, लेकिन तो ये हड्डियों का बुखार कहलाता है। अच्छा। और ये बाज लोगों को एंजाइटी का भी होता है, डिप्रेशन रहती है, टेंशन रहती है, हर आधे घंटे बाद तबीयत खराब है। पहले कि जो आप हमारे सामने सारी चीजें लेके आए हैं, आप ये बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पहले पता चल जाए। देखिए, ये है ग्लो की लकड़ी। अच्छा, ये है ग्लो की लकड़ी। ग्लो की लकड़ी, इसका 1 इंच का टुकड़ा ले लें, और इसके साथ ना ये अजवाइन है, ये अजवाइन है, ठीक है। ये एक छोटी चाय वाली चम्मच, 1 इंच का टुकड़ा ग्लो की लकड़ी का, और अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच को 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम की, सिर्फ 3 दिन पी लें। आप देखें ये हड्डी में से बुखार को ख़त्म करती है, और ये हर इंसान के लिए बेहतर है। बच्चों को जो है वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को, इस तरीके से। बड़े जो हैं वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। सही। उसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। तो और एक चीज और है कि पेट में जलन शुरू हो रही है, मैदा जल रहा है, हाथ पांव जल रहे हैं, मुंह का जायका कड़वा हो रहा है, खट्टी डकारें भी आती हैं इसकी वजह से, कुछ भी खाते हैं टेस्ट नहीं आता, और कुव्वत मुदाफियत भी कम हो रही है, और मैदे में तेजाबियत, जलन ऐसी होती है कि मैदे से लेके मुंह तक जलन रहती है। बाज़ लोगों को पेट में हाथ पांव भी जल रहे होते हैं। तो आपने 1 गिलास पानी लेना है, और ये इस्पगोल दाना 1 चाय वाला चम्मच, तो उसमें बालंगा 1 चाय वाला चम्मच, सही। इसे ऐसे मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रख लें कि ये फूल जाए, सही। और फिर आप ये पी लें। देखिएगा 10 मिनट में इसका रिजल्ट है आपको मिलेगा। मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तेजाबियत भी दूर होने शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कुछ दिन यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। रेगुलर नहीं रखना। आपने तो बहुत चीज़ें बता दी आपने हकीम साहब। अच्छा, एक और चीज़ बताइए मुझे, आजकल एक बीमार, जब हम गर्मियों की बात करते हैं, एक बीमारी तो खैर मैं नहीं कहूँगी कि डायरिया तो ऑलरेडी चल ही रहा है, दूसरी बात ये एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आई एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें जल रही हैं, लाल हो रही हैं, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो इसके लिए भी कोई टोटका या नुस्खा है आपके पास? देखिए, जिन लोगों की आइज ड्राई हो रही हो, आइज जल रही हो, आइज में स्वेलिंग महसूस हो रही हो, बाज़ औक़ात इसमें से पानी आ रहा हो आंखों में से, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को साइनोसाइटिस एलर्जी भी होती है, बाज़ लोगों को आइज एलर्जी होती है, तो हमारी एंटी एलर्जी जो है वो बनफशा के पत्ते होते हैं। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें, आप देखिएगा ये प्रॉब्लम आपकी हल होना शुरू हो जाएगी। आपको पीने से ये कहवा आपकी आंखों का मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल, ये उनके लिए भी बेहतर है जिनके आंसू बह रहे होते हैं, आंखें लाल हो रही होती हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है ये, क्योंकि हर किस्म की एलर्जी को दूर करती है। और आंखों में जो जलन, बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, गर्मी की शिद्दत की वजह से आंखों में ऐसा लगता है बर्निंग हो रही है, जल रही हैं आंखें, लाल हो रही है। देखिए, ठंडे पानी के छींटे लगवाएं। दूसरा, अर्के गुलाब डालें, अर्के गुलाब डालें। और बाकी अगर आपको ईचिंग या तकलीफ बहुत ज़्यादा फील होती है, जो कि आपके आंखों की ये पुतलियों में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कोई टोटका ना कीजिए, अपने फौरी आई स्पेशलिस्ट के पास से ले जाइए। सही। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकती है, क्योंकि आंख बहुत नाजुक होती है। बिल्कुल, आंख का मामला बहुत नाजुक होता है। हमारे साथ आज एक डॉक्टर भी होंगी, आई स्पेशलिस्ट। एक चीज़ बता दूंगा, इस बेलगिरी का, देखिए इस बेलगिरी के बेनिफिट पेट के लिए मैंने बताए। अगर आप लोगों को अपनी फेस को 5 साल पीछे लेके जाना है, यानी अगर आपने ब्यूटी में देखना है, अपनी लड़कियां और लड़के सारे यही कोशिश करते हैं, तो आपने लेना है बेलगिरी 20 ग्राम, हुस्ने यूसुफ 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम। दोबारा रिपीट कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपनी एज को 5 साल पीछे लेके जाना, और 5 साल मजीद आप पीछे लेके जाएं ताकि आप मजीद खूबसूरत और जवान नजर आए, तो अभी जो हकीम साहब बता रहे हैं खास तौर पर नोट डाउन कर लीजिए। बेलगिरी बताया आपने? बेलगिरी 20 ग्राम, 20 ग्राम, हुस्ने यूसुफ 20 ग्राम। ये तमाम चीजें आपको पंसारी की दुकान पे इजीली मिल जाएंगी। हुस्ने यूसुफ 20 ग्राम, बेलगिरी 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम, और उपटन 50 ग्राम, और उपटन, इनको मिला के पाउडर बना लें, और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में, दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के पूरे फेस पे लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें। अगर चेहरे पे एक्नी के दाने मौजूद हैं तो आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। अगर एक्नी के दाने मौजूद नहीं हैं, ओपन पोर्स हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हैं, धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, हॉट ब्लैक, यानी ये अपर लिप्स ब्लैक हो रही हैं या ऐसे बटरफ्लाई की तरह हो रहे हैं, 2 टोन हो रहा है, तो फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन से आपका कम से कम 19-20 का फर्क आएगा। अरे वाह, क्या फिर उसके बाद आप ये कुछ दिन यूज कर लें, जब कंप्लीट चेहरा क्लियर हो जाए आप छोड़ दीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने तो हमें जवान होने का भी नुस्खा बता दिया बीमारी के साथ साथ। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और इतनी इंपॉर्टेंट आपने हमें टिप्स बताई कि किस तरह से हम घर में बैठे अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, या फिर हम पहले से ही प्रिकॉशन कर सकते हैं ताकि खुदा ना खास्ता बीमारी मजीद बुराई की तरफ ना जा सके। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है।
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अभी आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कि वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आला पंजाब ने भी बीमारियों के फैलने का नोटिस ले लिया है और एक्शन हो रहा है। डॉलर इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह 200 पर पहुंच गया है। मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन अब एक बड़ी ख़ास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी है। हम बात करेंगे अब आंखों की और आंखों से जुड़े हुए अमराज की। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि ज़मीन को आप बीज देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, आबियारी करते हैं, पौधे का ख्याल रखते हैं, तो उससे आपको गंदम भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, गन्ना भी मिलता है, कॉटन भी मिलता है, हर किस्म का फल और सब्ज़ी मिलती है। आंखें भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं जिस्म के लिए कि आंखों के थ्रू आप इनपुट्स देते हैं बॉडी को, यानी कि आंखों के ज़रिए जो जिस्म में जाता है वो दिमाग को भी बनाता है, दिल को भी पाक करता है, जिस्म की भी आबियारी करता है। लेकिन अगर आंखों के ज़रिए ही आपके जिस्म में ख़राब चीज़ें जाएंगी तो जिस्म भी ख़राब हो ही जाएगा। इसीलिए हमारे दीन में शर्म व हया की इतनी अहमियत है कि आंखों को कंट्रोल रखो और आंखों को सही तरह इस्तेमाल करो। अगर हम फ़ोन पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमेशा अजीब-गरीब चीज़ें अपनी आंखों से अपने जिस्म को देंगे, दिमाग को देंगे, तो दिल भी जाएगा, दिमाग भी जाएगा, जिस्म भी जाएगा। अब बढ़ते हैं हम डॉक्टर साहिबा की जानिब। पर्दा जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदिया रहमान, POB आई हॉस्पिटल से हैं, आई कंसल्टेंट हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर? डॉक्टर मुझे ये बताइए कि जिस तरह ने खैर खूबसूरत बात कही आंखों के बारे में कि जो हम देखते हैं या जिस तरह की आंखें हम देखते हैं वही हमारी बॉडी पर असर करती हैं। आजकल रिसर्च के मुताबिक देखा जा रहा है कि हमारी यूथ में या छोटे बच्चों को भी अगर हम देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं, और स्पेशली अगर हम इस सीज़न की बात करें कि जहाँ पे गैस्ट्रो, डायरिया, ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ पर आई इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों से मुस्तकिल पानी बह रहा होता है, या फिर बर्निंग सेंसेशन हमें महसूस हो रही होती है आइज़ पे, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने बहुत अच्छी बात की है। आइज़ जो है वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे हम पूरी दुनिया को विजुलाइज करते हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे भी एक कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बनाया है जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जो हमारी आइज़ हैं उसके आगे जो हमारी आईलिड्स हैं वो हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फिर इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो एक फ्लूइड बनाते हैं, आँखों का जो पानी होता है जिसे हम टेयर फिल्म कहते हैं, जो हमारी आइज़ जब हम क्लोज़ करते हैं वो पूरी फिल्म, टेयर फिल्म आइज़ पर स्प्रेड करती है और हमारी आइज़ की जो डेलिकेसी है उसको मेनटेन करती है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी टेयर फिल्म डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए या ड्राई आउट हो जाए, यानी टेयर फिल्म का अमाउंट हमारी आइज़ में कम हो जाए, तो वह आइज़ की डेलिकेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर वो डेफिनेटली सर्टन इन्फेक्शंस हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, वो उसको ईजिली इन्वाइट कर सकती है और उसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आई के अंदर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमें आई इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है? यानी इन्फेक्शन किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? कि हम तो कहते हैं जी गर्मी से आए थे तो आंख लाल हो गई, फिर बाद में वो बढ़ती तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको कोई इन्फेक्शियस कॉज है, यानी कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या दूसरी चीज़ हमारे पास होती है जो आपने जैसे कहा कि एलर्जिक रिएक्शन है। तो इन्फेक्शन तो ये है कि आपकी जो डेलिकेसी आई की डिस्ट्रॉय हुई तो ईजिली इन्फेक्शन ने अटैक किया और आपके आइज़ में, आँखों में चिपचिपाहट होना, डिस्चार्ज होना, पसी डिस्चार्ज होना, आँखों का येलोइश डिस्चार्ज हो या वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन किसी इन्फेक्शियस कॉज को की तरफ लेके जाती हैं। सेकेंड ये कि अगर आप एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें यह है कि जो हमारी बॉडी है, किसी भी इंसान की बॉडी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से हाईली सेंसिटिव हो सकती है। तो जब उससे हाईली सेंसिटिव होती है, जब भी वो उससे कांटेक्ट में आएगी तो बॉडी उसको रिएक्ट करेगी और एक एलर्जिक रिएक्शन होगा जो नज़र आता है, जो कि एग्जैक्टली तो जो पफी लिड्स हो जाना या फिर उसमें वाटरी डिस्चार्ज होना या बहुत ज़्यादा इचिंग फील होना कि आपका दिल करे आप आँखों को रब करें बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको प्रॉबेबली एलर्जिक रिएक्शन है। फिर ये है कि एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो या तो बॉडी में और कोई एलर्जीज़ हो रही होती हैं उसके साथ भी आपको शो कर सकते हैं, यानी कि डर्मेटाइटिस है या स्किन की कोई कंडीशन है तो वो आँखों में एज एन एलर्जिक रिएक्शन उसका एक कॉम्पोनेंट हो सकता है, या इन पर्टिकुलर किसी एक कोई एलर्जन है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्मोक से या डस्ट पॉलेंस है या किसी कॉस्मेटिक आइटम है उससे भी किसी को एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा सुनने में आती है हमें। जो अगर आपको बहुत ज़्यादा हवा, विंड बहुत ज़्यादा है तो उसमें यह है कि आपको इन्फेक्शन, आप
आपको एलर्जिक रिएक्शन उसके How should we take care of our eyes? हम किस तरह ख्याल रखें आंखों? देखिए बेसिकली बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हमारे लिए ये है कि जैसे अभी जैसे जो इतनी हीट वेव है, इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो ऑलरेडी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये चाहिए कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट करें। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें देना चाहिए ऑन डेली बेसिस, क्योंकि अगर बॉडी के ऑर्गन्स डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ के जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट करें। दूसरा ये है कि अगर जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम सन ग्लासेस यूज़ करें, तो उसमें जो धूल मिट्टी है उससे भी हम आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है, हम सनशेड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बहुत एक मैं कहूँगी कि एक सर्टन परसेंटेज है हमारे यहाँ जो ग्लासेस यूज़ करती है, सनशेड्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो पहले मुझे यही बताएं कि सनशेड भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल ये है कि आप ऐसे उसमें सनशेड्स यूज़ करें जो यूवी प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करें, तो जो आपकी लाइट रेडिएशन हैं जो आपको आइज़ को डैमेज कर रहे होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। सेकेंड ये कि धूल मिट्टी, तेज़ हवा या कोई भी ऐसी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी आंखों में जा सकता है तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये सन ग्लासेस। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। थर्ड ये कि हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर तो आपको आई इन्फेक्शन है तो कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई भी ऐसे आर्टिकल्स जो आप शेयर ना करें, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए या टॉवल, हैंडकरचिप, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं उसको अवॉइड करें। और दूसरा ये कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि हम यूजुअली किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन हैंड्स के थ्रू खुद ही अपनी आइज़ में ट्रांसफर कर देते हैं। जब भी आप इसको कुछ पिक्चर्स भी हमारे पास मौजूद हैं आई इन्फेक्शन या आई एलर्जी से रिलेटेड। अगर मैं चाहूँगी कि अगर हमारे PCR से लग सकती हैं प्लीज़ स्क्रीन पे दिखाएं। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं एक आँख, पहले वाली पिक्चर पे अगर हम जाएं तो देखें एक आँख बिल्कुल लाल हो रही है। थोड़ा सा अगर स्लो ये जा सकें, ये देखें इस तरह से एक दाना अगर आँख पे हो जाए। इसकी बड़ी वजह वर्दा यह है कि पाकिस्तान में स्पेशली बहुत बड़ी आबादी मोटरसाइकिलों पर सफर करती है। मोटरसाइकिल पे आपने चाहे चश्मा भी पहना हुआ है, आपके माल में हेलमेट तो पहनने की आदत है नहीं यहाँ पे लोगों को, तो चश्मा भी पहना हुआ हो तो पोल्यूटिंग पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, ये कचरा, वो धुआं का, ये केमिकल, वो केमिकल आंखों में घुस जाता है। तो बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर साहिबा आंखों को मेंटेन, क्लीन, हाइजीनिक रखना। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे जिनका रोज मोटरसाइकिल पर सफर है, चश्मा भी लगा लेते हैं, हेलमेट भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी, धुआं, कचरा उनकी आंख में घुस जाता है और फिर इस तरह की मुश्किलात का वो शिकार होते हैं? देखिए एक तो आपने जैसे बताया कि आजकल धूल मिट्टी धुआं है, इन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए आपने आई शेड्स यूज़ करें। फिर अगर ये है कि अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं और आप गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अगेन आपको ड्राइंग इफेक्ट आंखों में क्रिएट, तो उसके लिए एक तो ये है। और या अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, आप ज़्यादा देर तक आँखें खोल के फोकस करके आप पढ़ रहे होते हैं तो हम ब्लिंकिंग मैकेनिज्म हमारा डिस्टर्ब होता है, हम ब्लिंक नहीं कर रहे होते प्रॉपर। तो इसके लिए करना ये चाहिए कि आफ्टर 20-20 रूल है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप 20 फीट अपार्ट 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज़ को गैप दें और एक इंटेंशनल आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करें ताकि जो प्रॉपर टीयर फिल्म है वो स्प्रेड हो, जो आपकी ड्राइनेस है उसको आपको रिलीफ मिल सके। अच्छा, रेगुलर यूजेज जो है आपके मोबाइल का, आपके टैब्स का, इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि ज़्यादा हम यही देखने में आता है कि जिनका काम है सिस्टम में बैठने का उनकी भी ज़्यादातर आंखों में दर्द या सर में भारीपन फील हो रहा होता है। उसका यही मेन रीज़न है कि हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आप प्रॉपर ब्लिंकिंग मेंटेन करते हैं तो उससे भी अपनी आइज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे स्क्रीनों से जुड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? बिल्कुल उनको भी ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें ताकि वो स्क्रीन से छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा दिन में कितने घंटे वो गुजार सकते हैं स्क्रीन पे डॉक्टर साहब? देखिए जितना मिनिमम हो। पहली बात तो ये है कि द सेफ नंबर इज़ कि आप एटलीस्ट 2 to 10 ईयर्स के बच्चों में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, तो उसको कम से कम मेंटेन करें प्रॉपर। अगर हम समझते हैं जो हमें प्रॉपर हाई डाइट हमारी मेंटेन होनी चाहिए, विटामिन ए रिच फूड हम यूज़ करें। और अगर डॉक्टर साहिबा उस बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटे नहीं है, एवरेज स्क्रीन टाइम पाकिस्तान में बच्चे का कम से कम 4 घंटे है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उसके लिए ये है कि स्क्रीन से प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए। फिर आप एक कांस्टेंट 4 आवर्स के बजाय बीच में थोड़ा सा गैप लें। और दूसरा ये कि अननेसेसरी फिर आप टीवी को अवॉइड करें, जो भी गैजेट्स आप यूज़ करें उसको अननेसेसरी अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें आगाह किया तमाम चीज़ों से बताया। क्योंकि तलहा ये जो है ना एक प्रॉपर डिबेट है कि बच्चों से हम कैसे स्क्रीन टाइम कम रख सकते हैं। बिकॉज बात ये है थोड़ी, सॉरी मैं आपको जी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए आई कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप खुद से फुल रेमेडीज़ लेके सेल्फ मेडिकेटेड ड्रॉप्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। प्रॉपर किसी हॉस्पिटल में जाकर आप जाके अपना मुआयना कराएं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ये एक वेलफेयर हॉस्पिटल है। आपका पीओबी हॉस्पिटल भी है जो फ्री में लोगों का इलाज करता है, फ्री सर्विसेज है, ओपीडी सर्विसेज हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन अगर नीडेड है, कैटरेक्ट है, पर्दा है, किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेशन अगर नीडेड होगा तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
अगेन डॉक्टर मदिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये हम बात कर रहे थे कि ये बाकायदा प्रॉपर अगर हम बच्चों से स्क्रीन टाइम की बात करें तो प्रॉपर एक डिबेट है, और आंख इतनी हमारी सेंसिटिव एक मैटर है जिसको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हम इग्नोर करते हैं। हम अपनी ब्यूटी का, अपने स्किन का, अपने हैंड एंड लेग्स की मैनी पेडी का ख्याल करते हैं, बालों का ख्याल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम आंखों को तलहा इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, स्पेशली जब इतना सारा मेकअप भी लगता है आंख के ऊपर, तो आप लोगों को तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बच्चों का इशू बहुत सीरियस है वर्दा। आपका इशारा किस तरफ है? खैर छोड़, आगे क्या कहना चाह रहे थे? बच्चों का इशू बहुत सीरियस है। बच्चे स्क्रीनों से जुड़े हुए हैं, आंखों की प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो रहे हैं, एंड देयर इग्नोरिंग इट। वो बताते भी नहीं है पेरेंट्स को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है आंखों में, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंट फौरन से बोलेंगे स्क्रीन से हट जाओ। बच्चे कभी कभार पता है तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है आंखों के हवाले से, क्योंकि और अच्छा सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो आइज डैमेज की है वो ऑनलाइन क्लासेज ने की हैं। 4-4 घंटे बैठ के, पहले आप ऑनलाइन क्लासेस है 2-2 घंटे बैठ के, फिर 2-2 घंटे बैठ के उसके ऊपर आप उनका होमवर्क करें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ आँखों की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और अगर जब हम बात आँखों की कर रहे हैं तलहा, तो आपको एक और चीज़ बताते चलें कि नाबीना अफराद के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में एक तालिब इल्म ने जो ब्लाइंड अफराद हैं, जो नाबीना अफराद हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए एक ऐसा उन्होंने एक डिवाइस, एक ऐसी चीज़ ईजाद की है, यानी कि जिसके ज़रिए वो देख सकते हैं और वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। बिल्कुल यस, टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर और पाकिस्तानी टैलेंट किसी से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए, फिर आपको मिलवाएंगे। और ये कामयाब नौजवान जिसने बेहतरीन इजाद की है, इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमजा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। क्या ख्याल आया, क्यों आपने ये डिवाइस इजाद की और कैसे की, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये प्रीवियस रमज़ान की बात है, तो मुझे एक मैं जब मस्जिद जाता था तो मुझे एक ब्लाइंड पर्सन था, मैं उसे देखा तो वो मतलब उसे एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी, मतलब एक असिस्टेंस उसको चाहिए, वो उसे 5 वक्त की नमाज़ में लेकर आना और फिर वापसी लेकर जाना। तो मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि ये कितना मतलब मुश्किल हो जाता है एक ब्लाइंड पर्सन के लिए, कि वो एक डिपेंडेंट हो जाता है मुकम्मल तौर पर। तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो मेरे FYP का भी हिस्सा हो और लोगों का भी काम आ सके। तो बेसिकली मैंने एक इन्विजन आई बनाई। तो इस इन्विजन आई में बेसिकली ये है कि ये इसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है वो उसे डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद जो ऑब्स्टिकल है उसका वॉइस फीडबैक पे नेम बता देता है। सही। अच्छा, मुझे हाँ नहीं, मैं कह रही आप डिवाइस में चाहूँगी दिखाना, बताएं भी कि काम कैसे करती है, क्योंकि इसके साथ हैंड फ्री भी जो है वो कनेक्टेड है, जिससे आपने कहा कि ये आवाज़ बाकायदा इसकी आती है हमें कि कौन सी चीज़ सामने है, कौन सी चीज़ नहीं है। बेसिकली देखें, अब जो ब्लाइंड पर्सन है ना वो इसे हैंग करेगा, ठीक है, और जब हैंग करते हुए जब जो भी ऑब्स्टिकल उसके सामने आता है, जैसे अगर पर्सन आता है, अब मैं आपके सामने जैसे करता हूँ, पर्सन आता है तो मुझे वॉइस फीडबैक पे बताएगा कि पर्सन है। सही। अच्छा, तो ये आपने इसके साथ पावर बैंक यूज़ किया हुआ है ताकि बैटरी से ऑपरेटेड है? इसमें जो पावर बैंक मैंने यूज़ किया उससे ही 8 घंटे की जो इसकी बैकअप है, बैटरी टाइमिंग, वो इसके 8 घंटे की, लेकिन इससे अगर mAh हम बढ़ाएं तो बैटरी बैकअप इंशाल्लाह इसकी और बढ़ सकती है। डिवाइस में आगे जो वाइट पार्ट है इसके बारे में मुझे बताइए, इसमें आपने खुद डिज़ाइन किया है, क्या यूज़ किया है, कहाँ से इंस्पिरेशन ली, कितने मदरबोर्ड्स हैं, कितने? इसमें बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर मैंने यूज़ किया हुआ है और सारी कोडिंग उसमें, सारी जो कोडिंग का जो बेसिक जो गेम है वो सारी कोडिंग का AI बेस्ड कोडिंग मैंने AI बेस्ड कोडिंग है, यस। तो उसमें ये होता है कि वो एक होता है नेचुरली सेंस, अल्लाह ने हमें एक नेचुरली एक दिमाग दिया हुआ है, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन मेड होता है दिमाग, वो सेंस करता है कोई भी मतलब चीज़ को जो ह्यूमन ने बनाई होती है वो उसे सेंस करता है। इसमें जो सेंसिंग एबिलिटी है वो ये है कि ऑब्स्टिकल को ये डिटेक्ट करेगा और वो वॉइस फीडबैक पे ये आपको बता देता है। ये कोडिंग आपने कहाँ से सीखी? ये बेसिकली मैंने बहरी यूनिवर्सिटी से सीखी है। तो और मेरे सुपरवाइज़र थे सर फैसल सदीकी, सर नजम और जो सर तैयाब हैं, सर ज़िया, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो हर्डल्स भी काफ़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो इंशाल्लाह ये हो गया। तो कितना टाइम लिया आपने डिवाइस बनाने में? इसमें अप्रॉक्स 6 मंथ्स मुझे लगे हैं। और किसी से आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया इस डिवाइस के लिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन डिवाइस है, इतनी आला डिवाइस है कि आप नाबीना अफराद के लिए एक ब्लेसिंग का काम आपने किया और आपकी सोच, मैं इस चीज़ पे आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ हमजा। ये बहुत बड़ा काम है, इस तरह से सोचना, आपने फिर उसको बनाया और एक डिवाइस माशाल्लाह से आपने इस तरह से बनाई, तैयार की। तो किसी से आपने किया है? मुझे ब्लाइंड पर्सनस और ब्लाइंड पर्सन के रिलेटिव्स ने काफ़ी कॉन्टेक्ट्स किए हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अब्रॉड से भी किए हैं। लाइक 2 दिन पहले मुझे कोरिया से भी कॉल आई थी, एक पर्सन की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मुझे ये डिवाइस चाहिए। मैंने कहा कि ये अभी एक मार्केट में नहीं आई, अभी ये अभी प्रोटोटाइप है, इंशाल्लाह मैं इसे मार्केट में लाऊँगा। तो उन्होंने अपनी मदर को दे दी फ़ोन, तो उनकी मदर रोने लग गई, लाइक देयर इज़ समवन
बिहाइंड देम जो उनके बारे में सोच रहे ब्लाइंड पर्सन के बारे में। तो मुझे ये बताएं मार्केट में ये कब आएगी, किस प्राइस पे आएगी, क्या मजीद अपग्रेड्स के साथ आएगी या यही सॉफ्टवेयर, यही टेक्नोलॉजी, यही हार्डवेयर यूज होगा, या आप इसको मजीद छोटा करना चाह रहे हैं, मजीद इफेक्टिव करना चाह रहे हैं? इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस होंगी, लाइक इसकी साइज़ छोटी होगी, इसमें नेविगेशन सिस्टम मैं इंशाल्लाह डालूंगा, इसमें एक अब जैसे ये तो हमने नेक पे पहना हुआ है जी, तो ये जो सामने ऑब्स्टिकल ऊपर वाले आ रहे हैं ये उसे डिटेक्ट करेगा, लेकिन एक शूज़ भी बनाए जाएंगे इसके लिए, जो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जो मेरी जो रिसर्च है उस शूज़ पे होगी, उसमें ये होगा कि सामने कोई पत्थर आता है, कोई नीचे ज़मीन वाली हर्डल आती है, वो उसे अलार्म देगा और उसे बताएगा कि तुम्हारे सामने ये ऑब्जेक्ट है। और इसके अलावा इसमें जैसे है CCTV फुटेज होते हैं IoT बेस्ड, जैसे हम लोग घर पे बैठ के शॉप्स की या किसी की जो CCTV फुटेज है वो हम देख लेते हैं, तो इसमें IoT बेस में जैसे कैमरा है, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन बाहर जा रहा है तो उसका कोई भी रिलेटिव देखना चाह रहा है कि वो कहीं कहाँ जा रहा है, तो ये भी इसमें एक लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। जी, लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। ग्रेट जॉब हमजा, ग्रेट जॉब, रियली इम्प्रेस्ड, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर नाबीना अफराद तक आपकी मशीन पहुंचेगी और उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। और ऐसे हमारे नौजवान हैं जो हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बनते हैं। आप देखिए कितनी अच्छी डिवाइस इन्होंने बनाई है और इतनी इम्प्रेसिव, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हमारी दुआ है कि आपकी ये डिवाइस जल्दी इंशाअल्लाह मार्केट में लॉन्च और आप बहुत सारे नाबीना अफराद की जो है मदद कर सके अपनी डिवाइस के थ्रू। साथ ही इस वक्त एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। यस, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, स्टे ट्यून्ड। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।